Hello everyone, welcome to Ajmal IAS Academy. Today we'll be discussing current affairs from 14th of February to 20th of February. Alright, today we have three articles to be discussed. Our first article is related to digital capital expenditure. Our second article is related to digital public infrastructure and its integration with artificial intelligence. And our third article is related with petrol prices in India. Fine, so let's begin. तो हमारा जो पहला आर्टिकल है वो कह रहा है कि गवर्नमेंट जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है इस रीसेंट बजट में। एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाने के साथ साथ गवर्नमेंट डिजिटल कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ा रही है। बट आगे बढ़ने से पहले हम लोग को मालूम होना चाहिए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। देखिए, गवर्नमेंट जब भी कभी भी कोई असेट क्रिएट करती है और उस असेट को क्रिएट करने में जब भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है तो उस कंडीशन में वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट कोई हाईवे बना रही है, जैसे गवर्नमेंट कोई रेलवे ट्रैक्स नया बिछा रही है, गवर्नमेंट कोई स्टोरेज हाउस या फिर कोल्ड स्टोरेज हाउस बना रही है, तो ये क्या है, गवर्नमेंट एक असेट क्रिएट कर रही है जो आने वाले टाइम में इकोनॉमी को फ़ायदा करेगा, जिससे हमारी इकोनॉमी धीरे धीरे ग्रो करेगी अच्छे से। ठीक है, बट इन सारी कंडीशन में जो भी मैंने आपको एग्जांपल्स दिए कैपिटल एक्सपेंडिचर के, ये सारे एग्जांपल्स हैं फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के। ठीक है, तो गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है विद रिस्पेक्ट टू फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड ये काफ़ी प्रोमिनेंट रहा काफ़ी सारे सालों तक हमारे देश में। अभी जब से ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड ये एआई का जो रेवोल्यूशन आया है, गवर्नमेंट धीरे धीरे फिजिकल असेट्स से शिफ्ट कर रही है एंड इट इज़ इंक्रीजिंगली ट्राइंग टू कम अप विद मोर एंड मोर डिजिटल असेट्स। ऑलराइट, अब ये डिजिटल असेट्स क्या है? जिस तरह से फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा रहा है उसी तरीके से गवर्नमेंट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है। जैसे कि हर 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को जो है इंटरनेट कनेक्शन से जोड़ने की जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, दैट इज़ बेसिकली डिजिटल कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर मैं बात करूं, जो गवर्नमेंट ने यूपीआई जो सिस्टम क्रिएट किया था, ठीक है, क्या ये एक डिजिटल असेट है? एंड इसका इस्तेमाल करके, इस असेट का इस्तेमाल करके कितने सारे ट्रांजैक्शंस इंडिया में, लाखों करोड़ों के ट्रांजैक्शंस ऑन अ डेली बेसिस होते हैं। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि कैसे गवर्नमेंट धीरे धीरे अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है एंड वो मूव कर रही है फ्रॉम फिजिकल क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर टू डिजिटल असेट्स क्रिएशन। ऑलराइट, सो इसी कंटेक्स्ट में ये आर्टिकल है, शिफ्ट फ्रॉम फिजिकल असेट्स दैट इज रोड्स रेलवेज टू डिजिटल कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, अच्छा, जो फिजिकल हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आपने कोई फिजिकल इंफ्रा बनाया है एंड जब उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन, उसकी जो एफिशिएंसी है उस असेट की वो ख़राब होती है। जैसे कि सर गवर्नमेंट ने कोई हाईवे बनाया, उसमें बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ चलेंगी तो उसमें वियर एंड टीयर ज़्यादा होगा। ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ चलेंगी तो उसमें ट्रैफिक जैम होगा, तो उसकी एफिशिएंसी धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगी, उसमें कंजेशन होगा। बट हमारा जो डिजिटल असेट है इसमें ऐसा नहीं होता है। डिजिटल असेट बिल्कुल वर्क करता है ऑपोजिट वे में। अगर गवर्नमेंट ने कोई डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है एंड उसको जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका इस्तेमाल करेंगे तो ऐसे जो डिजिटल एसेट्स होते हैं वो और ज़्यादा एफिशिएंसी आती है। जैसे कि गवर्नमेंट ने डिजी लॉकर बनाया, अब डिजी लॉकर में एफिशिएंसी तभी है जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने डॉक्यूमेंट्स डिजिटल लॉकर में रखें। जैसे गवर्नमेंट ने यूपीआई एक डिजिटल असेट बनाया, ठीक है, एक पेमेंट प्लेटफॉर्म गेटवे बनाया। अब जितना ज़्यादा ट्रांजैक्शन होगा यूपीआई से उतना ज़्यादा जो है ये यूपीआई जो डिजिटल असेट है, जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो उतना ज़्यादा एफिशिएंट होगा काम करने में। ठीक है, तो फिजिकल लिमिट्स क्या है? ट्रैफिक जैम्स, वियर एंड टीयर, मेंटेनेंस का कॉस्ट, बट ऐसा डिजिटल असेट्स में नहीं होता है। इसी से बात आगे अगर हम बात करें तो डिजिटल एडवांटेज क्या रहेगा? इनफाइनाइट कैपेसिटी होती है। तो यूपीआई है, हम जितने भी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस करें, इट हैज़ इनफाइनाइट कैपेसिटी। ठीक है, प्लेटफॉर्म स्केल इंस्टेंटली। ठीक है, प्लेटफॉर्म्स को जो है दे कैन इंक्रीज रैपिडली एंड दे कैन, उनकी स्केलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल अलग अलग तरीक़ों से किया जा सकता है। ठीक है, और वो इस पूरे एक्सेसिव यूसेज में उनमें कोई वियर एंड टीयर का इशू नहीं आता है, वो और ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं जितना ज़्यादा लोग उसमें काम करेंगे। ऑलराइट, वी हैव दिस मल्टीप्लायर इफेक्ट। अब ये मल्टीप्लायर इफेक्ट किसे कहते हैं? देखिए, मल्टीप्लायर इफेक्ट का मतलब है अगर आप इकोनॉमी में किसी पर्टिकुलर चीज़ में कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो आपको कितना रिटर्न्स दे रहा है। ठीक है,
तो उसी सीरीज में इस आर्टिकल में कहा गया है कि अगर गवर्नमेंट स्पेंड करती है 1 रुपये फिजिकल असेट क्रिएशन में, मतलब रोड्स, रेलवेज, हाईवेज, आपका पावर प्लांट, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में अगर गवर्नमेंट पैसे खर्च कर रही है, 1 रुपया खर्च कर रही है, तो पलट के इकोनॉमी को उससे 2.5 से 3.5 रुपीज़ का फायदा होगा। ठीक है, ऑलराइट। बट अगर गवर्नमेंट डिजिटल असेट्स क्रिएट कर रही है, तो डिजिटल असेट्स क्रिएट करने में अगर गवर्नमेंट 1 रुपया खर्च कर रही है, तो इस 1 रुपये को खर्च करने पे इकोनॉमी को पलट के 6 से 10 गुना का मुनाफा होता है। मतलब कि 1 रुपया अगर गवर्नमेंट खर्च कर रही है डिजिटल असेट्स पे, तो गवर्नमेंट को 6 से 10 रुपये का फायदा होगा। और इसी के साथ साथ एक और इशू चीज़ इसमें है कि जो फिजिकल असेट्स हैं वो डेप्रीशिएट करते हैं विद टाइम, उनकी वैल्यू डिक्लाइन करती है विद टाइम, लेकिन जो डिजिटल असेट्स है ये डेप्रीशिएट नहीं करते विद टाइम। ठीक है, इसी को ही हम नेटवर्क इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, नेटवर्क इफेक्ट कहते हैं कि डिजिटल एसेट्स जो है वो डिप्रीशिएट नहीं करते टाइम, बल्कि जितना ज़्यादा यूज़र बेस होगा उतना ज़्यादा उस डिजिटल एसेट की वैल्यू बढ़ेगी विद टाइम। ठीक है, तो घटने के बजाय विद टाइम वैल्यू बढ़ती है डिजिटल एसेट्स की। ऑलराइट, सो दिस वाज अबाउट इट। आगे देखिए तो इसी सीरीज में आर्टिकल में इट इज़ सेड कि जो हमारा स्पेंडिंग का तरीका है, बेसिकली गवर्नमेंट जो है आजकल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके स्केलेटन प्रोवाइड कर रही है, और इस स्केलेटन के ऊपर जो प्राइवेट सेक्टर को बेसिकली बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं कि वो जो है नए नए स्टार्टअप्स लेकर आए। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं, गवर्नमेंट ने जो है गवर्नमेंट यूपीआई डिजिटल प्लेटफॉर्म लेके आई है। अब इस यूपीआई डिजिटल प्लेटफॉर्म से लिंक्ड देखिए कितने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि गूगल पे, फ़ोन पे, आपका पेटीएम एंड प्लेंटी ऑफ अदर मोबाइल पेमेंट ऐप्स। तो ये इतने सारे जो ऐप्स बने हैं, ये कहीं ना कहीं ये प्राइवेट सेक्टर के ऐप्स हैं। एंड ये ऐप किस अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे बेस्ड हैं? ये यूपीआई पे बेस्ड है। एंड यूपीआई किसका है? गवर्नमेंट का है। तो गवर्नमेंट जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है, उसकी वजह से उसके अराउंड बहुत सारे नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अब गवर्नमेंट ने आधार का एक डेटाबेस क्रिएट किया, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया। अब इस आधार के बेनिफिट को उठा रही हैं बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज, जैसे कि सिम वेरिफिकेशन के लिए आपको आधार वेरिफिकेशन की ज़रूरत है, आपको अपने डिग्रीज वेरीफाई करनी तो आपको आधार की ज़रूरत है, आपको बैंक अकाउंट खोलना है तो आपको आधार की ज़रूरत है। सो बेसिकली गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक अंडरलाइंग बेस दे रही है इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड इस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर प्राइवेट सेक्टर आकर इन्वेस्ट कर रहा है, नए नए स्टार्टअप्स लेके आ रहा है, जो कि हमारी इकोनॉमी को एक अलग डायरेक्शन में लेके जा रही है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जा रही है। ठीक है, सो द स्केलेटन इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ बेसिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज आधार, यूपीआई, भारत नेट। ठीक है, भारत नेट बेसिकली जो ग्राम पंचायत से हमारे देश में उनको इंटरनेट के से कनेक्ट करने का एक प्रोग्राम है। ठीक है, एंड इसी स्केलेटन के अराउंड प्राइवेट सेक्टर्स जो है अपने नए नए स्टार्टअप्स लेके आ रहे हैं एंड मसल्स प्रोवाइड कर रहे हैं इस स्केलेटन को। सो द मसल्स एग्जांपल फोन पे, पेटीएम, स्टार्टअप्स वगैरह वगैरह। आई होप दैट इज क्लियर टू यू पीपल। ठीक है, अब इसी में ही जो आर्टिकल में और बताया गया है कि गवर्नमेंट बिल्ड्स रेल्स, प्राइवेट सेक्टर जिस तरह से ट्रेन्स बिल्ड करता है, अगर गवर्नमेंट रेल बनाएगी, सिमिलरली प्राइवेट सेक्टर उसमें जो है ट्रेन्स बनाएगा। मतलब ये एग्जांपल दिया गया है फिजिकल असेट्स के हिसाब से। उसी तरीके से जो हमारा क्या कहते हैं, जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो एक बेस प्रोवाइड करेगा हमारे प्राइवेट स्टार्टअप्स को ऊपर आने में, उनको स्केल करने में। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे आर्टिकल की तरफ। इट टॉक्स अबाउट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। हमने पहले आर्टिकल में बात किया डिजिटल कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में, अब हम दूसरे आर्टिकल में बात करेंगे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। अब ये डीपीआई होता क्या है? डीपीआई इज बेसिकली गवर्नमेंट बैक्ड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटेड फॉर कॉमन पीपल। ठीक है, तो देश में हमारे यहाँ जो भी गवर्नमेंट जो है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करती है एंड विच इज़ यूज्ड बाय द पीपल ऑफ दिस कंट्री इज नोन एज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। और अगर हम बेसिक लेवल पे डीपीआई की बात करेंगे, सो इट टॉक्स अबाउट आइडेंटिटी के लिए आधार है, भाई डिजी लॉकर की हम बात करेंगे। ठीक है, कोविन ऐप एक था जो कोविड के टाइम पे यूज़ किया गया था। ऑलराइट, यूपीआई जो हमारा प्लेटफॉर्म है पेमेंट का, सो ये क्या है, ये बेसिक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। एंड गवर्नमेंट इज नाउ प्लानिंग टू मूव बियॉन्ड दिस डीपीआई एंड इट टॉक्स अबाउट डीपीआई 2.0। और ये डीपीआई 2.0 क्या है? बेसिकली डीपीआई 2.0 कुछ नहीं है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में एआई का इंटीग्रेट करके नए नए प्रोडक्ट्स निकल के आ रहे हैं, एंड दैट इज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर
2.0। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो जो है आजकल गवर्नमेंट जो है ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स लेके आ रही है। ठीक है, अब ये क्या है, ये बेसिकली जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजन होते हैं उसी सीरीज में गवर्नमेंट एक अपना शॉपिंग प्लेटफॉर्म खोलना चाह रही है विच इज़ ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स। और नॉर्मल कंडीशन में जब आप अमेजन या फ्लिपकार्ट में पे शॉपिंग को एज अ प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं टू सेल योर प्रोडक्ट्स, दीज अमेजन एंड फ्लिपकार्ट चार्ज अ वेरी हाई कमीशन फीस। ठीक है, बट ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स में क्या होगा कि छोटे से छोटा दुकानदार भी अपना सामान आसानी से बेच सकेगा एंड गवर्नमेंट उसमें बहुत ज़्यादा हाई कमीशंस नहीं लेगी। क्यों? क्योंकि इट इज़ बैक्ड बाय द गवर्नमेंट। तो ये कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। तो गवर्नमेंट इज नाउ मूविंग अवे फ्रॉम दैट digital public infrastructure which was limited to identity storage or document storage or transactions। गवर्नमेंट इस आइडिया से दूर हटना चाह रही है, दूर हट रही है, नए नए प्रोडक्ट्स लेके आ रही है विच इट हैज़ टर्म्ड एज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर 2.0। ठीक है, उसी सीरीज में गवर्नमेंट ने बात की है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की। अब इसमें क्या होगा, कोई भी एक पेशेंट है उसकी एक यूनिक हेल्थ आईडी उसको मिल जाएगी एंड उसके सारे डॉक्यूमेंट्स उस एक हेल्थ आईडी पे मिलता रहेगा। अब अगर ये पेशेंट सोचिए गुवाहाटी में है, अभी इस पेशेंट को दिल्ली जाना पड़ गया, ठीक है, तो उसको सारे डॉक्यूमेंट, सारे स्कैन्स वगैरह, सारे प्रिस्क्रिप्शंस लेके फिजिकली नहीं मूव करना पड़ेगा। he can easily go to the hospital in Delhi, tell his health ID and all the documents would be present over there। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन टॉक्स अबाउट इट। ठीक है, सिमिलरली एक गवर्नमेंट ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है विच इज़ ओपन क्रेडिट इनेबलमेंट नेटवर्क। ओपन क्रेडिट इनेबलमेंट नेटवर्क नॉर्मली क्या होता है, जो छोटे गिग इकोनॉमी के वर्कर्स होते हैं या छोटे छोटे वेंडर्स होते हैं, इनको लोन्स मिल पाना बैंक से बहुत मुश्किल होता है एंड अगर लोन्स मिलेंगे भी तो उनको कोलैटरल देना पड़ता है। ठीक है, बट ओपन क्रेडिट इनेबलमेंट नेटवर्क में जो छोटे छोटे दुकानदार हैं या छोटे छोटे गिग वर्कर्स हैं, ये बिना कोलैटरल के इनको लोन्स मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ इनकी डिजिटल ट्रांजैक्शंस, जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की हिस्ट्री को देखकर कि कितना कैश फ्लो कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर एक छोटा सा दुकानदार है चाय का एंड उसको अगर लोन लेना होगा तो वो इस प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर सकता है, अपने डिजिटल ट्रांजैक्शंस या ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का उसमें डेटा डाल सकता है एंड डिजिटल ट्रांजैक्शंस के बेसिस पे ही इस प्लेटफॉर्म पे उस दुकानदार को, चाय के दुकानदार को आराम से लोन मिल जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका डेली का जो मूवमेंट है पैसे का, हो सकता है 1000 रुपये हो, 2000 रुपये हो, बट रैपिडली मूवमेंट है डेली बेसिस पे। ऑलराइट, तो इस मूवमेंट की वजह से उस दुकानदार को लोन मिल पाएगा इस प्लेटफॉर्म से। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट जो है DPI 1.0 से DPI 2.0 की तरफ शिफ्ट कर रही है एंड DPI 1.0 में क्या था, बेसिकली आइडेंटिटी से रिलेटेड आइडियाज़ थे। ठीक है, UPI से रिलेटेड बात किया गया था, इंफ्रास्ट्रक्चर का डॉक्यूमेंट स्टोरेज के बारे में बात किया गया था। एंड DPI 2.0 क्या है, दीज आर न्यू एंड इनोवेटिव स्टेप्स बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट, जिसमें हम नया नया डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ ONDCs, in the form of Ayushman Bharat Digital Mission, in the form of Open Credit Enablement Network। ठीक है, moving forward, government aims to integrate digital public infrastructure with AI and come up with various tools, जिसके बारे में इसमें आगे डिस्कस किया गया है। तो इसी सीरीज़ में गवर्नमेंट एक इंडिया AI मिशन लेके आई है जिसमें उसने 10,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं to make powerful supercomputers in our own country which have high processing capacity। ठीक है, इसी के साथ साथ गवर्नमेंट जो है भाषिनी करके एक टूल लेके आई है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है जो इंडिया में लैंग्वेज बैरियर का जो इशू है उसे सॉल्व करेगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे ज़्यादातर गवर्नमेंट वेबसाइट्स, बैंकिंग डेटा डिटेल्स, बैंकिंग ऐप्स, वो सब इंग्लिश में अवेलेबल होते हैं एंड रीजनल लेवल पर अगर आप देखेंगे इंडिया में बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं जहाँ पे इंग्लिश का पेनिट्रेशन उतना अच्छा नहीं है। तो इसी डिजिटल डिवाइड को ख़त्म करने के लिए ये भाषिनी एक टूल लेके आई है गवर्नमेंट जो है लैंग्वेज बैरियर को ख़त्म करेगी एंड जो इंग्लिश से रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करने में हमारी हेल्प करेगी, जिससे जो डिजिटल डिवाइड है हमारे देश में उसे कम किया जाए। गवर्नमेंट इज़ कमिंग अप विद एग्री स्टैक। अब एग्री स्टैक क्या है, बेसिकली इसमें हर एक फार्मर को एक यूनिक एग्रीकल्चरल ID दी जाएगी। ठीक है, एंड फार्मर इस ऐप का इस्तेमाल करके, इस एग्री स्टैक का इस्तेमाल करके जो है बहुत सारे बेनिफिट्स उठा सकता है। फॉर एग्जांपल वो जो है एडवाइसेस ले सकता है, वो अपने क्रॉप्स की फ़ोटोज़ अपलोड कर सकता है एंड आस्क फॉर द स्मार्ट एडवाइसेस कि व्हाट इज़ द इशू विद हिज क्रॉप्स एंड व्हाट ही शुड डू, एंड ऐसे करके उसको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है
इसी एग्री स्टैक के जरिए। सो दिस वाज अबाउट हाउ गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू इंटीग्रेट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट एंड द लास्ट आर्टिकल इज द पेट्रोल क्राइसिस। ठीक है, पेट्रोल प्राइसेस क्रैश। तो इसमें बेसिकली बात ये कही गई है कि 2022 में पेट्रोल जो था वो था अप्रोक्सीमेटली $116 पर बैरल, $116 पर बैरल। एंड करेंटली 2026 में जो प्राइस है वो है अप्रोक्सीमेटली $67 पर बैरल। ठीक है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 2022 के मुकाबले 2026 में जो पेट्रोलियम प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन कर गए हैं, एंड इट हैज़ डिक्लाइंड टू द ट्यून ऑफ 41%। बट देखा ऐसा जा रहा है कि ये जो इंटरनेशनली या जो ग्लोबल प्राइसेस हैं, जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं जो क्रैश हुए हैं, जो डिक्लाइन हुए हैं, उसका फ़ायदा कंज्यूमर्स को नहीं मिल पा रहा है। तो ये रिडक्शन इन प्राइसेस हुआ, ये जा कहाँ रहा है? तो बेसिकली इसके दो रीजंस हैं, और वो रीजंस हैं कि जो इंडिया में जो बेसिकली जो 2022 के टाइम पे जो बहुत ही ज़्यादा ग्लोबल ऑयल प्राइसेस का रेट बहुत ज़्यादा था, तो जो ऑयल कंपनीज थी, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज थी, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लॉसेस फेस किए थे। एंड एज अ रिज़ल्ट अभी जब प्राइसेस, ग्लोबल प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा कम है, तो वो अपने उन लॉसेस को रिकवर कर रही हैं। दैट इज़ वाई जो कट्स होने चाहिए पेट्रोल के प्राइसेस में इंडिया में, वो उस लेवल से नहीं हो पा रहे हैं। दूसरा बेसिकली इसमें ये है कि गवर्नमेंट टैक्सेस, गवर्नमेंट जब से ये प्राइसेस रिड्यूस हुए हैं, गवर्नमेंट ने अपने टैक्सेस को रिड्यूस नहीं किया है, एंड गवर्नमेंट इज अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इन इंडिया, फॉर एग्जांपल पेट्रोल। ठीक है, तो जो क्या कहते हैं, प्राइस रिड्यूस हुआ है, वो रिड्यूस होने के बाद वो कंज्यूमर को नहीं मिल पा रहा है, बिकॉज द ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज आर टेकिंग अ लार्जर शेयर ऑफ द प्रॉफिट, एंड द गवर्नमेंट इज टेकिंग अ लार्जर शेयर ऑफ द प्रॉफिट बाय वे ऑफ टैक्सेस। तो गवर्नमेंट के रेवेन्यूज में फ़ायदा हो रहा है, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज को फ़ायदा हो रहा है इस प्राइस कट का, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस के डिक्लाइन का, बट कंज्यूमर्स को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। एंड अब कंज्यूमर्स को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, उसकी वजह से द प्रॉब्लम विद इट इज़ जो भी हमारा सामान का मूवमेंट है, जो हमारी फैक्ट्रीज चल रही हैं, हर जगह पेट्रोल का इस्तेमाल होता है। एंड इसकी वजह से, पेट्रोल के प्राइसेस को हाई रहने की वजह से, जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं जैसे सब्जियां हो गई, ठीक है, हमारा जो है फिनिश्ड गुड्स ऑफ FMCGs हो गए, जहाँ पे पेट्रोल के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल होता है, उनके कॉस्ट में कोई रिडक्शन नहीं आ रहा है। एंड दैट इज़ वाई देयर इज़ हाई इन्फ्लेशन इन द कंट्री डिस्पाइट ऑफ ग्लोबल प्राइस डिक्लाइन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या पेट्रोल प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो उसी सीरीज में आर्टिकल है। अच्छा, इंडिया में डायनेमिक प्राइसिंग पॉलिसी फॉलो की जाती है कि ग्लोबल ऑयल के प्राइसेस जो रहेंगे वही हमारे इंडिया में रिफ्लेक्ट करेंगे। बट जब कभी भी ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो इमीडिएटली रिफ्लेक्ट करते हैं इंडिया में, पेट्रोल एंड डीजल के दाम बढ़ जाते हैं। बट जब कभी भी सिग्निफिकेंट कट्स देखे गए हैं ग्लोबल ऑयल प्राइसेस में, बट इंडिया में ऐसा देखा गया है कि वो जो कट्स ग्लोबल लेवल पे मिलते हैं ऑयल के प्राइसेस को लेके, इंडिया में टर्न आउट नहीं करते हैं। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट आवर थर्ड आर्टिकल। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।